गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक लंबे समय के बाद आज आप सभी के लिए मैं क्लास 12th के रसायन विज्ञान की वीडियो लेकर के आया हूँ। आज से एक बार फिर मैं आप सभी के आगामी बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास बाई क्लास, यूनिट बाई यूनिट आप सभी की एक प्रिपरेशन कराने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे सभी साथी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। साथियों, इस वीडियो के उद्देश्य से मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं, जैसा कि पिछली बार सत्र जो हुआ था उस सत्र में मैंने आप लोगों के लिए, जो भैया बहन पुराने होंगे आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था रसायन विज्ञान का, उसमें 70 बाई 70 का मैंने पूरा पेपर आप लोगों को दिलाया था। इस वर्ष भी यही उद्देश्य को लेकर के मैं चल रहा हूँ कि आगामी बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोगों को पूरा का पूरा पेपर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय में ना लेते हुए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं 12th क्लास में फर्स्ट पार्ट का आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। और उस फर्स्ट पार्ट में जो सबसे पहले हमने यूनिट जो ली है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसी यूनिट है जिससे आप सभी लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस यूनिट में जितनी भी बातें हैं और अनसॉल्व्ड में जितने भी क्वेश्चंस अब तक इस यूनिट से पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप सभी के सामने कराऊंगा। आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के मेरे द्वारा बताए जाने वाले कॉन्सेप्ट को अब अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। यूनिट का नाम मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं एक बार यहां पर लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने कुछ सिंपल टाइप्स के कंपाउंड्स देखे होंगे। 10th लेवल पर एक डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तब वहां पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से आप एक बार देखिएगा। मैंने आप सभी के लिए सबसे सिंपल तरीके से शुरुआत कराई है, एसिड प्लस बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है, साथ ही साथ वाटर आप लोगों को प्राप्त होता है। अगर हम इसको एक रिएक्शन के एग्जाम्पल को लेकर के यहां पर शो करें तो स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कीजिए मैं HCl यूज करता हूं और साथ ही साथ बेस के रूप में मैं NaOH को यूज करता हूं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ऐसी कंडीशन पर Cl और Na ये दोनों आपस में ऐड होकर के NaCl का प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ H और OH ये आपस में रिएक्ट होकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो सॉल्ट की प्रिपरेशन आप देख रहे हैं ये सिंपल सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट आप लोग यहां पर देख रहे हैं ये स्टूडेंट सिंपल सॉल्ट है। और इस सिंपल सॉल्ट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि अगर हम लोग इस सिंपल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दें, अगर हम इस सिंपल सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह सिंपल सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिवाइड होकर के Na पॉजिटिव और साथ ही साथ स्टूडेंट्स Cl नेगेटिव की प्रिपरेशन करेगा। क्लियर हो गई? तो ये तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सॉल्ट का।
कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो सिंपल सॉल्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और ये सिंपल सॉल्ट की जो स्पेसिफिक क्वालिटी है वो ये है कि अगर इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो ये अपने आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जिस टाइप्स के कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, NaCl की तरह ही आपने कुछ अन्य कंपाउंड भी देखे होंगे। जैसे सपोज कीजिए AgNO3 की मैं बात करूं, मैं CH3COO Na की बात करूं, मैं CH4 की भी बात कर सकता हूं। और एक तरफ कुछ ऐसे कंपाउंड का मैं जिक्र करूंगा, जैसे आप सभी लोगों ने एक कंपाउंड देखा होगा K4, बड़ी ब्रैकेट इस तरीके से लगी होती है, फिर Fe, उसके बाद छोटी ब्रैकेट में CN6 और इस तरीके से ब्रैकेट बंद कर दी जाती है। मैं इसको यहां पर भी लिख करके आपके लिए शो कर रहा हूं, K4, उसके बाद Fe, उसके बाद CN का होल 6 और ये ब्रैकेट बंद। तो ऐसे कंपाउंड भी आप लोगों ने देखा होगा जहां पर बड़ी ब्रैकेट का यूज किया गया, उसके अंदर एक छोटी ब्रैकेट भी लगी हुई है। हालांकि छोटी ब्रैकेट्स का यूज आपने सिंपल सॉल्ट में भी देखा होगा। जैसे मैं यहां पर एक फार्मूला लिखता हूं CaOH का होल ट्वाइस, यहां पर भी एक छोटी सी ब्रैकेट लगी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो आप ऊपर कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस वाले कंपाउंड में एक बड़ी ब्रैकेट का यूज किया गया, एक स्क्वायर में आप ब्रैकेट देख रहे हैं बड़ा कोष्टक लगा करके। तो ये बड़ा कोष्टक वाला कंपाउंड है क्या, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, और ये किस टाइप के कंपाउंड, इन्हें हम क्या कहते हैं। तो आइए हम इसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और आज हम पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे एक टर्मिनोलॉजी जिसको एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कह सकते हैं। एडिशन कंपाउंड्स को हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो आप मेरे साथ कॉपी पर अपने नोट करते रहना, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में बने हम सभी लोग उसको कंप्लीट कर सकें। तो एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है क्या? तो अभी मैंने आप सभी को सिंपल कंपाउंड बताया था, सिंपल सॉल्ट के बारे में बताया था कि एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो सिंपल सॉल्ट बने। अब स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं, तब स्टूडेंट्स जो कंपाउंड का प्रिपरेशन होता है वही कंपाउंड कहलाते हैं एडिशन कंपाउंड। फिर एक बार ध्यान से सुन लेना, जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स जो कंपाउंड मिलता है, जो कंपाउंड की जो प्रिपरेशन होती है वही कंपाउंड कहलाता है एडिशन कंपाउंड। क्लियर हो गया बात? अभी एडिशन कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। एडिशन कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें से पहला कहलाता है डबल सॉल्ट, पहला कहलाता है डबल सॉल्ट, और दूसरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा स्टूडेंट्स कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो हम लोगों ने भी जाना कि एडिशन कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में मिक्स होकर के जो न्यू कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं वही कंपाउंड आपके एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं। और इन्हीं एडिशन कंपाउंड को
हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला कहलाता है डबल सॉल्ट और दूसरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम अब इसी को जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हो, यहां से दो दो नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोगों को डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इतना पता लग गया कि ये दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स एडिशन कंपाउंड का हिस्सा है। ये दोनों प्रकार के कंपाउंड्स एडिशनल कंपाउंड यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के ही पार्ट होते हैं। एडिशन कंपाउंड जानने के बाद हमें ये पता लगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये डबल सॉल्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, डबल सॉल्ट को हम लोग हिंदी में द्विक लवण भी कहते हैं। डबल सॉल्ट को हिंदी में हम लोग द्विक लवण भी कहते हैं। चूंकि द्विक लवण एक एडिशनल कंपाउंड है, इसका मतलब ये द्विक लवण दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिलने से बनेगा। इतना तो क्लियर हो गया कि ये द्विक लवण है, इसका मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के परस्पर मिक्स होने से बनने वाला। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या हो गया, ये हम डिफिनीशन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे एडिशनल कंपाउंड हैं जो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट से तो बनते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर इनको वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से भी इनको डिफाइन करेंगे कि ऐसे एडिशनल कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर डिफाइन करें इसको, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पोटास एलम की बात करेंगे। पोटास एलम की बच्चों बात करेंगे। पोटास एलम का फार्मूला K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। वही स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, एक आपने सॉल्ट सुना होगा जिसको हम लोग मोहर लवण बोलते हैं, जिसको हम लोग मोहर लवण बोलते हैं। और मोहर लवण के फार्मूले की स्टूडेंट्स बात करें तो FeSO4, उसके बाद NH4 का होल ट्वाइस SO4, उसके बाद 6H2। तो आप लोगों ने जो दो फार्मूले देखे हैं, ये दोनों डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि अगर हम लोग पोटास एलम को या मोहर लवण को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये दोनों अपने अपने आयंस में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं। और जहां तक इनके प्रिपरेशन की बात करें तो पोटास एलम की प्रिपरेशन भी आप देख रहे हैं दो सिंपल सॉल्ट के मिक्स होने से बनी है। वहीं मोहर लवण की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन भी दो सिंपल सॉल्ट के परस्पर ऐड होने से हुई। तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट आपस में मिक्स होकर के न्यू कंपाउंड का प्रिपरेशन करते हैं और ये बनने वाले न्यू कंपाउंड्स ऐसे हों जो वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर कंप्लीटली अपने आयंस में डिवाइड हो जाएं, तो ऐसे डबल सॉल्ट कहलाते हैं। और इनके बारे में एक स्पेसिफिक बात ये है कि स्टूडेंट्स जब ये वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो उसके बाद जो आयंस बनते हैं, तो उन आयंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी ऐसे कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने आयंस जिनसे इनका प्रिपरेशन हुआ है, तो अपने आयंस से ये केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं।
लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने आयन से ये डिफरेंस शो करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस बात को ध्यान रखें। डबल सॉल्ट अपने आयन से केमिकली तो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी रासायनिक गुण में तो ये समान है, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं। अगर क्वेश्चन बना कि डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण अपने आयन से भिन्नता प्रदर्शित करता है, तो भौतिक गुण में भिन्नता प्रदर्शित करता है, जबकि रासायनिक गुण में ये अपने आयंस के समान होता है। आई होप आप सभी को डबल सॉल्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा एडिशनल कंपाउंड पढ़ते हैं जो हमारे इस चैप्टर का भी नाम है, और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो स्टूडेंट्स देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं डिफाइन करता हूं, जिसको हम लोग हिंदी में उप सह संयोजी यौगिक भी कहते हैं। चाहे आप इनको उपसह संयोजी यौगिक बोलें, चाहे स्टूडेंट्स आप इनको संकुल यौगिक भी कह सकते हैं। संकुल यौगिक भी आप इनको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चूंकि ये भी एडिशनल कंपाउंड्स का भी हिस्सा है, तो इनकी प्रिपरेशन भी दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट के मिक्सअप होने से ही हुई होगी। लेकिन इनमें और ड्विक सॉल्ट में डिफरेंस यहां पर क्रिएट होता है कि ड्विक सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कंप्लीटली अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। यानी ड्विक सॉल्ट सॉलिड स्टेट में तो अपनी पहचान बनाए रखता है, लेकिन विलयन की अवस्था में वो अपनी पहचान खो देता है। क्लियर? जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे योगात्मक यौगिक है जो सॉलिड स्टेट में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और अगर इनको विलयन में कन्वर्ट किया जाए, जल में वियोजित किया जाए, उस कंडीशन में भी ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो हम लोग तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वियोगात्मक यौगिक जो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों स्टेट में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर? एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वियोगात्मक यौगिक जिनको जल में वियोजित किए जाने पर जो पूरी तरीके से अपने आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, उनको भी हम लोग उपसह संयोजी यौगिक कहते हैं। तो दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो वियोगात्मक यौगिक जो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान नहीं खोते, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और दूसरा जिनको जल में वियोजित किए जाने पर जो अपने आयनों में पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं, वही उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। और इनको संकुल यौगिक क्यों कहते हैं, आइए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे यौगिकों के लिए एक विशेष प्रकार की बड़ी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं K4, उसके बाद Fe, फिर छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, छोटी ब्रैकेट में Cn, उसको बंद कर देंगे, उसके बाद 6, फिर पूरी ब्रैकेट बंद कर देंगे। K4 FeCN6, इसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, और यह एक उपसह संयोजक यौगिक है। सबसे सरल डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे योगात्मक यौगिक जिनके लिए बड़ी कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। हम कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ऐसे कंपाउंड को जब हम लोग जल में डिवाइड करते हैं, जल में जब इसको हम लोग वियोजित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं ये 4K पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद FeCN6 ब्रैकेट बंद, ऊपर 4 नेगेटिव में ये टूट जाएगा। अब स्टूडेंट्स चूंकि इसका जो प्रिपरेशन था
जिन आयनों से मिलकर के ये कंप्लीटली बना था, ये उन आयंस में कंप्लीटली नहीं टूटा। इसने सॉलिड में भी अपनी पहचान बनाए रखी और बिलियन में कन्वर्ट करने के बाद भी ये अपनी पहचान को नहीं खो रहा। इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और एक विशेष बात आपको ये बता दूं कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, दूसरा भाग है, पहला तो 4K पॉजिटिव और दूसरा FeCN 6⁴ नेगेटिव। ये एक ऐसा आयन है जो अपनी पहचान नहीं खो रहा, जो अपनी पहचान नहीं खो रहा। अब इसकी जब स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि ये बहुत ही ज्यादा जटिल है। इसमें जो आयंस हैं, जो अपोजिट साइन आयंस हैं, वो एक दूसरे को बहुत ही जटिलता के साथ घेरे हुए हैं, एक दूसरे को बहुत ही जटिलता के साथ जकड़े हुए। इसीलिए हम लोग इतने हिस्से को जटिल आयन भी नाम देते हैं। ये आयन जटिल आयन भी है। हम लोग इसी को संकर भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आप इसको जटिल भी कहेंगे, आप इसको संकर भी कहेंगे, और आप इसको एक नाम और दे करके जानेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं संकुल। चूंकि यहाँ पर ये आयंस के रूप में है तो हम लोग इसको चाहे तो जटिल आयन बोलें, चाहे संकर आयन बोलें, और चाहे इसको संकुल आयन बोलें। और इस प्रकार के आयंस की प्रिपरेशन चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू हो रही है, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी जटिल यौगिक कह सकते हैं, संकर यौगिक कह सकते हैं, और संकुल यौगिक भी कह सकते हैं। तो संकर आयन, जटिल आयन क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग जल में डिजॉल्व करते हैं तो एक ऐसे टाइप्स का हमको आयन प्राप्त होता है जो आयन किसी भी कंडीशन में अपने आप को डिजॉल्व नहीं करता, अपनी पहचान बनाए रखता है। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम लोग ये पाते हैं कि प्रत्येक आयन अपोजिट आयन से चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। इसीलिए बच्चों इसको संकुल, जटिल या संकर बोला। और ऐसे आयंस की प्रिपरेशन जो करता है वो उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक है। आई होप आप सभी लोगों को उपसय संयोजी यौगिक क्लियर हुआ। हम लोग कभी कभी एक लाइंस में किसी की डिफिनेशंस को तैयार कर लेते हैं। अगर हम लोग किसी एक लाइंस को पढ़ करके किसी कंपाउंड के बारे में कंप्लीटली जान ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, हो सकता है आपको एग्जाम में मार्क्स पूरे मिल जाए, लेकिन बच्चों ऐसी कंडीशन में कई ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने उस कंपाउंड के बारे में कंप्लीटली। तो हम लोगों ने द्विक सॉल्ट जान लिया कि जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी पहचान बनाए रखेंगे, लेकिन जैसे ही उनको डिजॉल्व करेंगे वो अपनी पहचान खो देंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो ये ऐसे कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं, और अगर इनको विलियन में कन्वर्ट किया जाए तो विलियन की स्टेट में भी ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दूसरी डिफिनेशन के थ्रू मैंने क्या बताया था कि ऐसे कंपाउंड को जल में डिजॉल्व किए जाने पर ये अपने आयंस में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते, कंप्लीटली आयनित नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते, तो ये तुम्हारे उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। एक और डिफिनेशन मैंने बताई है कि ऐसे कंपाउंड जो जटिल आयन या संकर आयन या संकुल आयन का प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे कंपाउंड भी उपसय संयोजी यौगिक कहलाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक और बात आपको बता दूं कि ऐसे कंपाउंड्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपने आयन से कंप्लीटली डिफर होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो। यानी ऐसे कंपाउंड अपने आयनों की केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टीज से अपने को डिफर रखते हैं। ना तो इनकी और इनके आयंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी और ना ही इनकी और इनके आयंस की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि उपसय संयोजी यौगिक अपने आयनों से भिन्न होते हैं,
तो भौतिक गुणों में भी भिन्न होते हैं और रासायनिक गुणों में भी ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को द्विक लवण और उपसे संयोजी यौगिक क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे द्विक लवण और उपसे संयोजक यौगिक में डिफरेंस क्या है। क्योंकि दो के दोनों एडिशनल कंपाउंड हैं, लेकिन फिर भी एडिशनल कंपाउंड होते हुए भी इन दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस क्या है, चलिए मैं डिफरेंस की बात करता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिक में अंतर क्या है, और वन बाय वन करके हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। आप अपनी कॉपी पर भी नोट करते रहें। और एक बात ये आप ध्यान रखना कि दोनों के दोनों यौगिक हैं कैसे, तो आप इस बात को भी पता रखना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों प्रकार के जो आप कंपाउंड पढ़ रहे हो वो दो के दोनों योगात्मक यौगिक है। दोनों का निर्माण सिंपल टाइप्स के सॉल्ट के परस्पर एक दूसरे से मिक्सअप होने से होता है। चलिए सबसे पहली बात द्विक लवण की करते हैं। स्टूडेंट्स, द्विक लवण एक ऐसे एडिशनल कंपाउंड है, अभी हम लोगों ने जाना था कि जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको विलियन में कन्वर्ट करते हैं ये अपनी पहचान खो देते हैं। यानी इनकी जो पहचान है वो ठोस अवस्था में तो रहती है। मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में नोट करता हूँ, आप ध्यान रखना। ठोस अवस्था में तो इनकी पहचान होती है, लेकिन जैसे ही इनको कन्वर्ट किया जाता है विलयन की अवस्था में तो ये अपनी पहचान को खो देते हैं। क्लियर? तो ऐसे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, लेकिन विलयन की अवस्था में कन्वर्ट किए जाने पर अपनी पहचान को खो देते हैं, ये द्विक लवण कहलाते हैं। वहीं स्टूडेंट्स हम बात करें उपसे संयोजक यौगिक की, तो ऐसे यौगिक न केवल ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, यानी आप इनको ठोस अवस्था में भी इनकी पहचान कर सकते हैं, और अगर बच्चों इनको विलयन में भी कन्वर्ट किया जाए तो विलयन की अवस्था में भी ये अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो ये ठोस अवस्था में भी अपनी पहचान को बनाए रखेंगे और ये विलयन की अवस्था में भी स्टूडेंट्स अपनी पहचान बनाए रखेंगे। ये किसी भी स्थिति में अपनी पहचान को नहीं खोते हैं। यही उपसे संयोजक यौगिक की विशेष पहचान है। अगर हम बात करें दूसरे टाइप्स की, इसमें क्या हो सकता है दूसरा अंतर, तो स्टूडेंट्स ये जो सिंपल आप द्विक लवण देख रहे हो, ये द्विक लवण को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ये केवल और केवल जो सिंपल आयंस होते हैं उनमें टूट जाते हैं। यानी द्विक लवण को जल में घोले जाने पर ये सरल टाइप्स के आयंस में टूट जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि द्विक लवण को जल में घोलने पर किस प्रकार के आयंस प्राप्त होते हैं, तो सिंपल टाइप्स के आयंस प्राप्त होंगे, जिनमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। वहीं स्टूडेंट्स बात करें हम उपसे संयोजक यौगिक की, तो जब उपसे संयोजक यौगिक को हम जल में डिजॉल्व करते हैं तो ये दो प्रकार के आयंस में टूटता है, जिनमें एक प्रकार का आयन कहलाता है सरल आयन और दूसरे टाइप्स का आयन कहलाता है जटिल आयन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उपसे संयोजक यौगिक कितने टाइप्स के आयंस बनाता है, तो दो टाइप्स के आयंस बनाता है, जिनमें एक कहलाता है सरल आयन और एक कहलाता है जटिल आयन। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। वहीं मैं तीसरे अंतर की स्टूडेंट से बात करूं, तो जो द्विक लवण होता है, इस द्विक लवण में अगर पूछा जाए कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इस द्विक लवण में अधिकांशतः आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि द्विक लवण में कौन किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो स्टूडेंट्स द्विक लवण में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? जबकि हम बात करें उपसय संयोजक यौगिक की, तो स्टूडेंट्स इसमें तीन टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। जी हाँ, इसमें तीन टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं।
एक टाइप का बॉन्ड आयनिक होगा, यानी इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है। दूसरा, इसमें सहसंयोजी बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मैं दूसरा यहाँ पर सहसंयोजी बॉन्ड की बात करूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें उपसय संयोजी बंध की प्रेजेंस होती है। तो ये आप ध्यान रखना कि जो हमारे पास द्विक लवण है स्टूडेंट्स, इसमें केवल और केवल आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि हम बात करें उपसय संयोजक यौगिक की, तो उपसय संयोजक यौगिक में आयनिक बॉन्ड भी होता है, सहसंयोजी बॉन्ड भी होता है, और उपसय संयोजी बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए हम बात करते हैं चौथे अंतर की। और चौथा अंतर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, तो आप सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर हम द्विक लवण को जल में वियोजित करते हैं, तो जल में वियोजित किए जाने पर चूंकि ये सिंपल आयंस का प्रिपरेशन करेगा, तो जो आयंस का प्रिपरेशन होगा उन आयंस की केमिकल प्रॉपर्टीज और इस द्विक लवण की केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सिमिलर होगी। जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो दोनों की डिफर हो जाएगी। यानी ये अपने आयनों से, द्विक लवण अपने आयनों से भौतिक गुण में असमानता प्रदर्शित करता है, जबकि रासायनिक गुण में ये समानता प्रदर्शित करता है। ये बात आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि जो द्विक लवण होते हैं वो अपने आयनों से रासायनिक गुणों में तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण में भिन्न होते हैं। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करूं उपसय संयोजक यौगिक की, तो ये अपने आयनों से न केवल भौतिक गुण में बल्कि रासायनिक गुण यानी दो के दोनों टाइप्स के गुणों में ये अपने आयनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ये दोनों टाइप्स में भौतिक गुणों में भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं और रासायनिक गुणों में भी ये अपने आयन से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? एक और अंतर की स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं तो आप पाएंगे, एक और टाइप्स की अगर मैं अंतर की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप ये पाएंगे कि जो द्विक लवण है इसमें जो बड़ी ब्रैकेट यानी बड़ी कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक जो आप देख रहे हैं वो नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है। द्विक लवण में बड़ी कोष्ठक नहीं पाई जाती, हाँ छोटी कोष्ठक पाई जाती है। लेकिन ये जो उपसय संयोजी यौगिक आप देख रहे हो, इसमें जो बड़ी कोष्ठक होती है, जो स्क्वायर वाली जो आप ब्रैकेट देखते हैं, ये बड़ी कोष्ठक यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपसे पूछा जा सकता था कि द्विक लवण और उपसय संयोजक यौगिक में डिफरेंस क्या है। तो आई होप आप सभी लोगों को दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप सभी को अपने नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हम सभी लोग वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चंस की यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और इस यूनिट से किसी भी कीमत पर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं होगा। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया करके नोट्स बनाओ, कोई भी क्वेश्चन मैं आपका यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका बस से ले लें। अब हम लोग जिस पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स से, वह क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब हम लोग जानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप्स में डिवाइड रहता है। तो मेरे साथ कॉपी पर आप नोट अवश्य करते रहें ताकि आप सभी लोगों को कंप्लीट नोट्स प्राप्त हो सके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने टाइप्स का होता है। तो अगर मैं बात करूं कि इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया गया है, तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of composition,
अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब संगठन, जिनसे मिलकर के इनका जो प्रिपरेशन है वो होता है। तो अगर हम लोग कंपोजिशन के बेस पर इसको क्लासिफाई करें तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ये 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स जो पहला है वो कैटोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। पहला जो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख रहे हैं वो कैटोनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। वहीं स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारे पास जो पार्ट होगा वो एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा। आप सभी लोग नोट करते रहे, कैटोनिक कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा एनोनिक कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो थर्ड पॉइंट आता है कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्सेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्सेस। अब वहीं अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो स्टूडेंट जो फोर्थ नंबर का जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टूडेंट्स होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाए तो आप ध्यान रखना सभी लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस के थ्रू करते हैं, और कंपोजिशंस के बेस्ड पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स पहला कहलाता है कैटोनिक कॉम्प्लेक्स यानी धनात्मक संकुल। मैं साथ ही साथ लिखता भी जा रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर कैटोनिक का मतलब है धनात्मक संकुल, धनात्मक संकुल। वहीं दूसरी तरफ एनोइक कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संकुल। जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो कैटायन एंड एनायन कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब है धनायन ऋणायन संकुल, यानी धनात्मक उसके बाद ऋणात्मक संकुल, धनात्मक ऋणात्मक संकुल। और जो लास्ट वाला पॉइंट आप देख रहे हो इसका मतलब है उदासीन संकुल, उदासीन संकुल। तो ये 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। पहला कौन सा? कैटोनिक, दूसरा एनोइक, तीसरा कैटायन एंड एनायन, और फोर्थ आपका है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। आइए हम इनको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या स्टूडेंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की, धनात्मक संकुल। मैं एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल को स्टूडेंट्स देखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एग्जाम्पल है बड़ी ब्रैकेट का यूज किया CO, फिर छोटी ब्रैकेट में हम लोगों ने NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद कर दी और फिर Cl3। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल दिया, बड़ी ब्रैकेट लगा करके CO, फिर NH3 का होल 6, उसके बाद Cl3। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते, आप कॉपी पर भी नोट करते रहना, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते, अगर हम लोग इसको जल में वियोजित करेंगे इस कंपाउंड को, तो आप सभी लोग जानते हैं इस कंपाउंड को जैसे ही आप जल में यूज करेंगे तो जो बड़ी ब्रैकेट के जो बाहर का हिस्सा होता है, चाहे वो बड़ी ब्रैकेट के इधर लगा हो चाहे बड़ी ब्रैकेट के इधर लगा हो, अगर बड़ी ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव हिस्सा होता है, और अगर बड़ी ब्रैकेट के इस तरफ लगा होता है तो वो नेगेटिव हिस्सा होता है।
अगर हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करने वाले तो आप देख रहे हो हमारे पास 3 Cl, और चूंकि ये बड़ी ब्रैकेट के इस साइड में लगे हुए इसका मतलब ये निगेटिव जाएगा। तो स्टूडेंट से ये जो 3 Cl आप देख रहे हो ये तीनों Cl निगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, निगेटिव के फॉर्म में तीनों अलग हो जाएंगे। और दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे हो इधर का हिस्सा, उसमें आपको मिलेगा क्या, CO फिर NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद और ऊपर 3 पॉजिटिव। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें कि हाँ सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि जब आपको क्लियर होगा तभी स्टूडेंट्स हम सारी बातें आप सभी को समझा सकते हैं। तो अगर आप सभी को यहाँ तक सारी जानकारी प्राप्त हो गई तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टूडेंट्स जब डिवाइडेशन इसका हुआ, जब जल में इसको हमने डिवाइड किया तो हमको इतना हिस्सा प्राप्त हुआ। अब आप ये जो देख रहे हो Cl नेगेटिव, ये एक सिंपल आयन है। ये कैसा आयन है, एक सिंपल आयन है। वहीं मैं अगर इधर वाले हिस्से की बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। कैसा आयन है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एक सिंपल आयन प्रेजेंट होता है। वो भी आयन कोई सा भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। लेकिन इस वाले आयंस में आप देख रहे हो तो जो सिंपल आयन है वो एनायन के रूप में, नेगेटिव के रूप में। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी धनात्मक संकुल प्रेजेंट हो। कैसा संकुल प्रेजेंट हो, धनात्मक संकुल प्रेजेंट हो और एक सरल ऋणायन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग धनात्मक संकुल कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी जानकारी क्लियर हो गई। बच्चों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते रहना ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि हाँ मुझे भी ये लगे कि हाँ आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। और जहां पर कोई ऐसा भी कोई पॉइंट हो जो आपको समझने से आप रह जाएं तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको तुरंत नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूं। मैं फिर एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको आप जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट से एक ऐसा संकुल प्राप्त हो जिस पर पॉजिटिव साइन लगा हो, यानी धनात्मक संकुल प्राप्त हो और सिंपल आयन के रूप में आपको नेगेटिव आयन प्राप्त हो। क्लियर होगी बात। तो ये कंपाउंड रहा, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं और आप भी वीडियो को बार बार बैक करके अब कंप्लीट बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको वाटर में डिजॉल्व किए जाने पर एक धनात्मक संकुल का निर्माण हो और साथ ही साथ एक सिंपल यानी सरल ऋणायन का निर्माण हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार इसका एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे एनोइक कॉम्प्लेक्स की, ऋणात्मक संकुल की, और इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं एक कंपाउंड यूज कर रहा हूं K4, उसके बाद Fe, उसके बाद Cn, फिर ब्रैकेट छोटी वाली बंद करके इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। स्टूडेंट से जब मैं इसको भी वाटर में डिजॉल्व करूंगा तो आप क्या पाएंगे, चूंकि ये बाहर का हिस्सा है तो ये 4K पॉजिटिव अलग हो जाएगा। और उसके बाद ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो यानी Fe, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी, फिर Cn का होल 6 और ऊपर 4 नेगेटिव। अभी आपने देखा था जो आपको संकुल आयन प्राप्त हुआ था वो पॉजिटिव प्राप्त हुआ था। अब इस वाले कंपाउंड में जो मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है इसमें आपको जो संकुल आयन प्राप्त हो रहा है वो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको वाटर में अगर आप डिजॉल्व करते हैं तो आपको नेगेटिव संकुल आयन प्राप्त और साथ ही साथ सिंपल आयन के रूप में आपको धनायन प्राप्त हो, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
एनोइक कॉम्प्लेक्स यानी ऋणात्मक संकुल कहलाता है। आप डेफिनेशन से ही इसकी समझ सकते हैं, आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस प्राप्त हो, धनात्मक संकुल प्राप्त हो। एनोइक कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको ऋणात्मक संकुल प्राप्त हो, लेकिन एग्जाम्पल मस्ट है, आप एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से तैयार करें। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको वाटर में अगर आप डिजोल्व करते हैं तो आपके लिए ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो, और साथ ही साथ सिंपल आयन के रूप में कैटायन यानी धनायन प्राप्त होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका एनोइक कॉम्प्लेक्स यानी ऋणात्मक संकुल कहलाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे कंपाउंड को बता सकूं। अब स्टूडेंट जो तीसरा टाइप आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स। इससे पहले में क्या था, किसी में कैटायन प्राप्त हो रहा था कॉम्प्लेक्स, किसी में एनायन कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो रहा था। इसमें दोनों टाइप्स की कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें ना केवल कैटायन ना केवल एनायन बल्कि बोथ टाइप के कॉम्प्लेक्स यानी कैटायन और एनायन दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कैटायन एनायन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसे उपसय संयोजक यौगिक जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों टाइप्स के संकुल प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे उपसय संयोजक यौगिक को हम लोग धनात्मक ऋणात्मक संकुल यौगिक कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मस्ट है। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर पीटी, आप देखिएगा मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, ये पीटी यूज किया। पीटी प्लेटिनम है, फिर स्टूडेंट छोटी ब्रैकेट लगा करके मैंने NH3 लिखा है, छोटी ब्रैकेट बंद कर दी स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिएगा मैंने बड़ी ब्रैकेट भी बंद कर दी, और उसके बाद स्टूडेंट्स बाहर PTCl4, ये एक कंपाउंड स्टूडेंट्स आप देख रहे हो। अगर स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को मैं ब्रेक डाउन करूं, मैं वाटर में डिजोल्व करूं, तो वाटर में स्टूडेंट डिजोल्व करने पर जो हमें प्राप्त होता है देखिएगा, एक तो हमको जो प्राप्त होने वाला है वो पीटी NH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद 2 पॉजिटिव। स्टूडेंट्स एक तो हमको हिस्सा ये प्राप्त होगा, और दूसरा हिस्से में आपके लिए स्टूडेंट्स प्राप्त होगा PTCl4 ऊपर 2 नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये अपने लोगों को प्राप्त होने वाला है। इस कंपाउंड को जैसे मैंने वाटर में डिजोल्व किया, तो आप देख रहे हो एक हिस्सा बड़ी ब्रैकेट लगा करके PTNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, जो कि आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज में है, यानी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। वहीं दूसरी ओर बड़ी ब्रैकेट लगा करके PTCl4 ऊपर 2 नेगेटिव, और ये एनोइक कॉम्प्लेक्स में है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कैटायनिक एंड एनोइक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत मस्ट हैं, और एग्जाम में एग्जाम्पल आप जरूर दें ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल सके। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट, यानी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल Ni, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे Ni, फिर CO का होल टेट्रा, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक कंपाउंड है, और स्टूडेंट्स इस टाइप्स के कंपाउंड की जो मेन प्रॉपर्टीज वो यह है कि ऐसे कंपाउंड्स में, चूंकि ये बड़ी ब्रैकेट लगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयनाइजेशन पार्ट है, जो आयनित वाला भाग है वो एब्सेंट रहता है। इसीलिए ना तो इसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, ना इसमें आपको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मिलने वाला, दोनों यहाँ पर एब्सेंट है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें जो आयनाइजेशन वाला पार्ट होता है
जो आयनिक भाग है वो एब्सेंट होता, ना पॉजिटिव वाला पार्ट होता ना निगेटिव वाला पार्ट होता, तो वही तुम्हारा कहलाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसे कंपाउंड की एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि इसमें जो सीएमआई है, आप लोग आगे सीएमआई पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आप सीएमआई भी पढ़ेंगे। तो ये ऐसे कंपाउंड में जो सीएमआई होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चों 0 होती है। ऐसे कंपाउंड की जो आयोनाइजेशन नंबर होती है वो 0 होती है। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज की इस लेक्चर में आप लोगों को जितने भी पार्ट पढ़ाए गए हैं स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। आप लोग अपना नाम और अपनी क्लास भी साथ साथ बताते रहें, किस स्कूल से हैं आप उसको भी मेंशन करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। और कंटिन्यू मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगा, अनसॉल्व्ड भी इसी लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड होंगे। साथ ही साथ कुछ टेस्ट की भी मैं श्रृंखला यहाँ पर स्टार्ट करूंगा ताकि आप सभी लोगों को अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे सभी साथी जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के लिए मैंने श्रृंखला शुरू की है और आप सभी लोग भी सब्सक्राइब करके शेयर करके आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। कल आप लोगों को अपने निश्चित टाइम पर वीडियो प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक बार और कहूँगा कि अधिक से अधिक इसको लाइक जरूर करें। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे अच्छा सुपर आप लोगों को लेक्चर देने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।